जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे दोस्त, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि अंग्रेजों का भारत आगमन किस प्रकार हुआ। यानी इससे पहले जो भी पुर्तगाली और डच के बारे में हमने पढ़ा है, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और अंग्रेजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों का ये जो भारत आगमन था किस प्रकार था और कैसे हुआ। या आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि इंग्लैंड के नाविक को क्या हुआ कि भारत का पता कोई 1578 ईस्वी तक नहीं लग पाया था। जब यह हमारा भारत का उत्माशा अंतरिप होता है, यहां पर सिर्फ याद रखिएगा पुर्तगाली ही यहां से प्रवेश करने का रास्ता मालूम था। अब होता क्या है ना कि उत्माशा अंतरिप से भारत आने का रास्ता सिर्फ पुर्तगाली और डच को मालूम अभी तक होता है। 1578 ईस्वी तक कोई इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। एक डेट याद रखिएगा 1578। दोस्तों यही डेट है कि जब फ्रांसीसी जहाज, एक अंग्रेजी नाविक इसमें सवार थे और लिस्बन जाने वाली एक जहाज थी, उसको लूट लिया। लूटने के बाद क्या हुआ वो आगे मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए आप लोग किस प्रकार होता है कि 1578 में सर फ्रांसीसी ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक जिसने क्या किया, लिस्बन जाने वाली एक जहाज को लूट लिया। क्योंकि पहले के दौर में समुद्री जहाज या समुद्री जहाज के सहारे कोई भी सामान व्यापारिक थ्रू जाता था तो ज्यादातर उनको लूटा जाता था, तो उसी प्रकार लूट लिया। इस जहाज से भारत जाने वाले रास्ते का मानचित्र मिला। अब देखिए जहाज को जब लूटा गया उसी पर कोई ना कोई व्यापारी उस पर सवार होगा। जब सवार होगा तो भारत जाने का उसको रास्ता, उस पर मानचित्र मिला। मानचित्र से उसको भारत आने का रास्ता मिल गया। किसको? अंग्रेज को। होता क्या है कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया। 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि कुछ व्यापारी, जो इंग्लैंड का उस समय महारानी हुआ करता था एलिजाबेथ, इसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र मिल गया। अधिकार मिलने के बाद वो होता है ना कि सोना में सुगंध लग जाना, उसी प्रकार इस महारानी के ये हो गई। अब भारत में इसका वर्चस्व कायम रहता है। अब देखिए उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई। 1601 से 1603 के दौरान कंपनी ने सुमात्रा में वेंटम नामक स्थान पर अपनी एक कोठी भी खोल ली। उसके बाद देखिए विलियम हॉकिंस का दौर आता है। विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज नाविक हेक्टर नामक जहाज के द्वारा कहां? सूरत पहुंचा। अब सूरत जब पहुंच जाता है तो याद रखिएगा एग्जाम में आता है अंग्रेजों के द्वारा भारत आने वाले सबसे प्रथम राज्य, तो वो हो जाता है गुजरात का सूरत। यहीं पे वो बंदरगाह होता है जहां पर वो सबसे पहला प्रवेश करता है अंग्रेज। कौन? तो विलियम हॉकिंस। अब देखिए पॉइंट वाइज कि आगमन अंग्रेजों का कब होता है? 1599 ईस्वी। स्थान क्या था? तो थल मार्ग से, जल मार्ग से नहीं। उसके बाद प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हॉल, जो कहां आया? भारत आया। ये तो सूरत आया था कौन? विलियम हॉकिंस। लेकिन प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था 1599 में, वो था जॉन मिल्टन हॉल। अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए भारत में शासन कब तक रहता है? तो 1858 से 1947 ईस्वी तक जमकर शासन करता है। क्योंकि जिस समय भारत में प्रवेश किया, भारतीयों को तो खूब फायदा दिया, क्योंकि उस समय शासक भी मुगल हुआ करता था और मुगल शासक को चाहे वो कर के मामला में हो, टैक्स के मामला में हो, कोई कमी नहीं करता था। लेकिन जो जो समय बीता, ये मुगलों पर भी आधिपत्य जमा लिया और परिणाम ये हुआ 1858 तक आते आते चाहे पूरा भारत का कोना कोना पर अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया। अब आइए उन यूरोपियों के द्वारा कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें से अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का भी सहारा लेना। बात है आज की नहीं बल्कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल नामक
ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी आता है, उसमें इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना की। यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, इसकी स्थापना भी की। दिसंबर 1600 ईस्वी आता है। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। अब कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। दोस्तों, अधिपत्य या शासन जो जमाया तो इसलिए जमाया क्योंकि हम मान लीजिए शुरू में अगर इन्होंने भूभाग पर ध्यान देता, मान लीजिए भूभाग पर ध्यान देता तो कोई भी भारतीय इसको भारत में नहीं रहने देते, लेकिन इन्होंने शुरुआत में व्यापार पर ध्यान दिया। जब व्यापार से इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया तो सभी को लगा ये बहुत भरोसेमंद व्यापार सब है, इसको रहने की आजादी भारत में मिल गई और मिलते ही इन्होंने फिर भूभाग पर शासन करना चालू किया। परिणाम यह हुआ कि एक समय आते आते समय आया जब 1858, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति जैसे ही थमी, इसका पूरा व्यापार पूरा का पूरा एकदम मतलब पीक लेवल पर आ गया और वो पूरा भारत पर शासन करने लगे। आगे चल करके इसी कड़ी को जब आगे बढ़ाएंगे, अलग चैप्टर पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति, देखिएगा उसमें किस प्रकार इन्होंने यानी अंग्रेजी व्यापार नीति के तहत इन्होंने किस प्रकार सभी को शोषित किया भारतीयों को। अब आइए नेक्स्ट। साथियों, एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं, वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अंग्रेज जो चैप्टर है अंग्रेजों का भारत आगमन, तो याद रखिएगा ये थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें जो पॉइंट बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और एग्जाम में भी भर भर के इससे सवाल आते हैं अंग्रेजों से। एक पुर्तगाल और दूसरा अंग्रेज, यही दोनों इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी सभी तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन खैर हमको पढ़ना सब कुछ है, जब एक बार कह दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवाएंगे तो इसके लिए आप नाफिक्र रहिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 वर्ष बीतने के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जब 15 वर्ष बीत गए, सम्राट हुआ करता था इंग्लैंड का जेम्स प्रथम, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको अनिश्चितकालीन तक बढ़ा दिया, यानी कोई निश्चित काल नहीं दिया। वो कहा जाओ तुम्हारे लिए सदा के लिए कंपनी रहेगा। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मोलक्को के लिए हुई। बात आज की नहीं 1604 ईस्वी का था। उसमें क्या हुआ कि कंपनी भारत की ओर बढ़ी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस कहां तो सूरत पहुंचा। जब सूरत पहुंचता है जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। अब विलियम हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है। अब देखिए यहां पर जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित था। सम्राट जहांगीर जो हॉकिंस के व्यवहारों से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की। शीघ्र ही पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश दिया। यानी उस समय देखिए पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर का कान भरा गया। यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है अपने भाषा में लिखा गया क्योंकि आपको समझने में जरा भी दिक्कत ना हो। तो जहांगीर को बहुत ज्यादा कान भरा गया कि देखिए अगर अंग्रेजों को आप लोग सूरत में व्यापार के लिए पूरा अधिकार दे देते हो तो आगे चल करके आपको ही खतरा होगा और आपकी बिल्ली आपसे ही म्याऊं कहेगी। सब बात सुनने के बाद जहांगीर जब कान उसका भर गया, उसके बाद सम्राट ने क्या किया, अंग्रेजों को तुरंत सूरत से निकल जाने का भी आदेश दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। लेकिन सूरत के जो व्यापारी थे
उन्होंने कैप्टन बेस्ट के अधीन, यहां देखिए नाम जो ऐसा ऐसा है ना कि याद रखने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा। कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान की। यहां देखिए क्या मिलता है क्वेश्चन कि सूरत के व्यापारी, इन्होंने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे यह क्वेश्चन निकलता है कि सूरत में जो हॉकिंस थे कैप्टन मिल्टन से मिलकर, यानी सूरत में जो हॉकिंस थे किससे मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। तो याद रखिएगा कैप्टन मिडल्टन, इससे मिलकर के इन्होंने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। अब इससे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप लोग को एक पॉइंट पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो भी लेना हो ले लीजिए। अब देखिए 1612 ईस्वी आता है, उसमें कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। जब पुर्तगाली इसमें पराजित होता है, यहीं से पुर्तगालियों का भी पतन चालू हो जाता है और 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जो जहांगीर की ओर से था, उन्होंने अंग्रेजों को सूरत से में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त की गई। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा सूरत में। कहा? तो सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए तो कहा गया, लेकिन एक मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति, एलची का मतलब होता है गार्ड, अब गार्ड रखने की अनुमति प्राप्त की गई। अब आइए नेक्स्ट, यहां देखिए टॉमस एल्टवर्थ आता है। टॉमस एल्टवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। सर टॉमस रो आता है, इन्होंने ब्रिटेन के राजा सर टॉमस रो जो ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे उस समय, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा। जब 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचता है कौन? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन? टॉमस रो। तो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को रो जो थे टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अब टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक रहा। इस बीच टॉमस रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति भी प्राप्त की। 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा तथा यहाँ ये सब नाम जो है ना, यहाँ पे नाम इंपोर्टेंट आ जाता है। आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत से होता था। अब चलिए नेक्स्ट। अब आइए दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। यहां से स्थानीय बुनकरों के द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बंतम को निर्यात करती थी। अब आइए 1632 आता है। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान भी प्राप्त करके 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाह से व्यापार करने का एक अधिकार भी प्राप्त किया। अब आइए 1639 ईस्वी आता है। उसमें फ्रांसिस डे नामक अंग्रेजी को चंदागिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की गई। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज की नामक किला की स्थापना कहां की गई? मद्रास में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला की स्थापना की गई। 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। तो 1641 ईस्वी में, जी हां, स्थापित हुआ 1639 ईस्वी में, लेकिन मुख्यालय जो बना मेन स्थापित तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का 1641 में। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए यहां से आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि यहां से हो जाता है इंपोर्टेंट स्टार। 1661 ईस्वी आता है। पुर्तगालियों ने क्या किया? अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। चूंकि पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी, उस समय कैथरीन ब्रेगांजा हुआ करता था, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से किया
और हुआ क्या, भारत का जो बंबई वाला प्रांत था यह हुआ भारत का प्रांत, और भारत के प्रांत में जो महाराष्ट्र वाला प्रांत होता है इसको क्या किया, दहेज में दे दिया। होता क्या है, 1669 से 77 तक बंबई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में बंबई का महानतम संस्थापक था। गेराल्ड ओंगियार उस समय 1669 से 77 तक इसका शासन रहता है। 78 जब आता है इस तक बंबई पश्चिमी तट के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। यह समय 1600 के बाद के बता रहा हूं, यानी 1669 से 78 तक अभी हो गया। अब देखिए, गेराल्ड ओंगियार ने बंबई में किलेबंदी के साथ ही वहां गोदी का निर्माण कराया तथा बंबई नगर की स्थापना, एक न्यायालय और पुलिस दल की भी स्थापना की। बंबई नगर की स्थापना पूछेगा किसने किया, याद रखिएगा गेराल्ड ओंगियार ने किया। पूछेगा वहां गोदी का निर्माण तथा बंबई नगर की स्थापना हो या बंबई में पहला न्यायालय किसके अधीन किया स्थापित किया गया, तो वही गेराल्ड ओंगियार हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, ओंगियार ने क्या किया, तो यहां देखिए बंबई के गवर्नर के रूप में यहां से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की भी स्थापना। ओंगियार के समय चूंकि होता क्या कि बंबई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना वृद्धि हुई। इसका उत्तराधिकारी रोल्ट हुआ करता था जो 1677 से 82 ईस्वी तक था। अब होता क्या है, पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की। क्योंकि जितना भी उसका व्यापारिक क्षेत्र था, जितना भी सीमित क्षेत्र था, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, मद्रास हो, इस सबको सीमित कर दिया और अंग्रेजों को व्यापार करने का भी जो जितना भी क्षेत्र था उसको भी सीमित करना पड़ा। अब देखिए यहां से शाहजहां ने क्या किया, पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की। लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर ग्रेवियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को एक जहाजों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिली। आता है वक्त जब 1651 ईस्वी उसमें ब्रजमैन के नेतृत्व में बंगाल को हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाना की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा अंग्रेजों की पहले कारखाना की स्थापना कहां हुई, तो बंगाल के हुगली नामक स्थान पर। कब, 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेजों का प्रथम सफल कारखाना स्थापित हो गया। अब देखिए हुगली के बाद कासिम बाजार पटना राजमहल में भी अंग्रेज कारखाना भी खोल दिया, फैक्ट्री। अब डेट आता है 1658। यहां तक 1658 ईस्वी से पहले तक जितना भी पढ़े थे सब यहां पर जितना भी था कहानी के रूप में था, इंपोर्टेड नहीं था। लेकिन 1658 के बाद अंग्रेजों का एक नया दौर शुरू हुआ जहां से इसका शासन का पूरा शिकंजा शुरू हो जाता है। और यही नहीं, पुर्तगालियों के साथ ही नहीं बल्कि भारतीयों के साथ भी यहां से उसका स्टार्ट होता है। देखिए होता क्या है कि 1658 ईस्वी तक 1658 ईस्वी तक जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गया, जहां 1633 से 1663 ईस्वी के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। वहीं 1683 से 85 ईस्वी आता है, उसमें अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपियन कंपनियों के अधिकृत और अनाधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। आता है 17वीं शताब्दी। इसके उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वो सिर्फ व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। चूंकि 17वीं शताब्दी के जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नीति बदल लेता है, उन्होंने पूरा का पूरा व्यापार पर ध्यान दे दिया। जब मुगल भी कहते थे तुम टैक्स दो, तो कहता था क्या चीज का टैक्स, भारत में जब स्थापित किए हैं तो इतना दिन से टैक्स दिए हैं, अब हमारा भी कुछ शासन रहने दो। क्योंकि अंग्रेज का शासन इस समय बढ़ चुका था। अब देखिए, अब वो सिर्फ व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। बंगाल की सुबेदार शाह शुजा हुआ करता था। यही शाह शुजा के द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान के द्वारा 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ।
1651 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या हुआ, 3000 रुपया वार्षिक कर देना पड़ा। वर्ष में एक बार कर देना पड़ता था। कितना, तो 3000 रुपया। बंगाल में व्यापार में जब तब जाकर के उसको विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। आता है डेट अगस्त 1682 ईस्वी, उसमें बंगाल के मुगल जो सूबेदार हुआ करते थे, उसके सूबेदार के यहाँ विलियम हैजेज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली जितनी व्यापारिक कर थी या चुंगी थी, इससे मुक्ति चाहता था। कौन, अंग्रेज। ये व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था और आगे जाके मिल भी जाता है। कैसे, वो देखिए दोस्तों। विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था, अभी अभी कॉपी में नोट करो, विलियम हैजेज। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच जब पहली भिड़ंत हुई तो 1686 ईस्वी था। उस समय हुगली में हुआ था। बंगाल का हुगली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोलकर अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। चूंकि औरंगजेब उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करता था और ये मुगल बादशाह जो औरंगजेब था, उससे जीत पाना अंग्रेजों के लिए चुनौती था। होता क्या है कि हुगली में हुआ भिड़ंत जब हार गया ना, तो हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर लिया। कहा, तो मुगल किले पर धावा बोला, और धावा बोलने के बाद जब धावा बोला तो चूंकि औरंगजेब का भी सेना चूंकि मामूली नहीं था, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर में आने के बाद उनको ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। ये ज्वारग्रस्त द्वीप हुआ करता था उस समय, उसी पर शरण लेनी पड़ी। फरवरी 1690 ईस्वी आता है। कंपनी के अधिकारियों जो चौरनौक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉर्ज चारनाक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 1691 ईस्वी आता है। इसको जॉर्ज चारनॉक ने सूतनाटी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बर्दवान जिले के जमींदार जो सोहा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सूतनाटी कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट चलिए यहां देखिए, अगर तो हम आपको दिखलाने वाले हैं कि 1698 से 99, यहां देखिए 98 से 99 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपए देने पर सूतनाटी में जो है गोवंदपुर और कालिकाता की जमींदारी प्राप्त हुई। चूंकि उस समय कलकत्ता को कहा जाता था, कोलकाता को। कंपनी को कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनाटी गांव की जमींदारी जमींदार इब्राहिम खां से मिली। कालिकाता और गोवंदपुर और सूतनाटी को मिलाकर ही एक तरफ कालिकाता हुआ करता था, दूसरा गोवंदपुर और तीसरा था सूतनाटी। ये केजीएस से याद रखिएगा। यहां पर अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉर्ज चारनॉक ने डाली। ये तीनों को प्रांत को मिला करके किसने, जॉर्ज चारनॉक ने। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। कलकत्ता में 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम। अब फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई, तो 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में हुआ। ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। औरंगजेब ने क्या किया, 1701 ईस्वी में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कौन, औरंगजेब बादशाह। कब, 1701 ईस्वी में भारत में जितने भी यूरोपियन थे उसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी जो कर्मचारी सभी को बंदी बना दिए गए। लेकिन क्या हुआ, इससे कुछ पड़ा, आगे चलिए बतलाते हैं। 1707 ईस्वी आता है। उसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि औरंगजेब सभी को नाथ दिया था, सभी कंपनी को, चाहे वो अंग्रेज का कंपनी हो या पुर्तगाली कंपनी हो। किसी भी कंपनी को जब बंदी बनाया गया ना, तो होता क्या है, उसी बंदी में कोई ना कोई यहाँ पे युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खान ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। किसके बारे में? अंग्रेज, बंगाल के जो उस समय अंग्रेज हुआ करते थे उसके बारे में। तो 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ब्रिटेन में सभी प्रजा जो हुआ करते थे, जितना भी लोग ब्रिटेन की हुआ करते थे, उसको भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। कब? 1634 ईस्वी में। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। होता क्या है कि इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम मॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। अब चलिए एकमात्र पॉइंट बचता है आपका, नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 ईस्वी को लिया गया। दोनों को विलय कर लिया गया और नई ईस्ट इंडिया कंपनी और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार 1708 से 9 ईस्वी में कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। होता क्या है कि जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल और कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा। नेक्स्ट देखिए यहां पर होता क्या है कि ब्रिटिश दूत मंडल में, जो उस समय ब्रिटिश दूत मंडल हुआ करता था, उसमें एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सुहुर्द जो अर्मीनियन दुभाषिया शामिल थे। यहीं तक आपका अंग्रेजों के बारे में है। उसके बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाता है क्या? तो देखिए आप लोग का स्टार्ट यहां से हो जाता है डेनिस। वो हम कल पढ़ाएंगे। कहिएगा सर जी ये पॉइंट छोड़ दिए, कौन सा पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो चीज हमने वहां पढ़ाया है, बस यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है। फर्रुखसियार के द्वारा दिए गए फरमान के द्वारा बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। किसके द्वारा? फर्रुखसियार द्वारा। कहां चलाया गया था? बंबई में। अब नेक्स्ट देखिए, 10,000 रुपए वार्षिक दे पर कंपनी की समस्त व्यापार की आयात निर्यात से कर मुक्ति कर दिया गया। बस यहीं तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका होता है यहां पर अंग्रेजों का आगमन खत्म। अब देखिए जब अंग्रेजों का आगमन खत्म हुआ, अंग्रेज भारत में आखिर नहीं रहे, तो रहे यहां के बाद भी, लेकिन यहां के बाद आप लोगों का अंग्रेजों के साथ भारत में जो क्रांति हुआ वो सब इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट को हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है। जैसे ही भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन खत्म होगा, चैप्टर अलग अलग आपको अलग अलग चैप्टरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलकर रहिए इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन अंग्रेजों के बारे में पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गया। तो यहां देखिए आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा तो यहां से बाहर आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा। चाहे वो यूरोपीय कंपनी का आगमन हो, घटना चक्र भी उठा सकते हैं। मैं बेस्ट मानता हूं घटना चक्र को, तो वहां भी उठा सकते हैं और वहां उठाने के बाद आप लोग इस पॉइंट से पूरा का पूरा मिला सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।